मूवी की शुरुआत होती है और हम रात के समय एक गेहूं के खेत में आसमान से गिरते हुए एक काफ़ी चमकदार रोशनी को देखते हैं। वो रोशनी उस गेहूं के खेत में हर तरफ चक्कर लगाने लगती है। अब अगली सुबह होते ही जब उस खेत का मालिक अपने खेत की हालत देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके गेहूं के खेत को किसी ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए अब वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि आज रात उन्हें ही खेत की पहरेदारी करनी होगी। अब उस किसान के जाते ही उसके दोनों बेटे अपने सबसे छोटे भाई को ये काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल किसान के सबसे छोटे बेटे इवान को सभी लोग बेवकूफ़ समझते थे और उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते थे। अब अगली रात इवान अपने खेत में बैठा हुआ था, तभी अचानक उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनते ही इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके सामने एक सुंदर वाइट कलर का विशाल घोड़ा खड़ा है। इवान उस घोड़े को देखते ही अपनी रस्सी को उसकी तरफ फेंक देता है उसे पकड़ने के लिए, पर तभी वो घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। अब इससे पहले कि वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता, इवान उस रस्सी को पकड़ लेता है और उस घोड़े के साथ ही आगे जाने लगता है। अब वो घोड़ा इवान को लेकर आसमान में उड़ जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो घोड़ा नीचे एक दलदल में गिर जाता है। वहीं इवान जमीन पर गिरता है। अब इवान जैसे ही देखता है कि वो घोड़ा दलदल में धंसता जा रहा है, वो जल्दी से उस घोड़े की मदद करता है और उससे उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। दलदल से बाहर निकलते ही इवान देखता है कि उस घोड़े की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर इवान को उस घोड़े पर दया आ जाती है, इसलिए इवान उस घोड़े से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारी फसलों को बर्बाद नहीं करोगे। वो घोड़ा हाँ में अपना सिर झुकाता है। अब इवान उस घोड़े की गले की रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो घोड़ा इवान को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। इवान भी अपने फार्म हाउस में जाकर सो जाता है, पर जैसे ही सुबह होती है इवान को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने दो घोड़े खड़े हैं। अब इससे पहले कि इवान कुछ समझ पाता, एक आवाज़ उससे बताती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनते ही इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि एक छोटा सा घोड़ा खड़ा है। उस घोड़े का नाम फॉल होता है। ये उसी घोड़े का बेटा है जिसे कल रात इवान ने बचाया था। पॉल इवान से कहता है, कल रात तुमने मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे मेरी माँ तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए गिफ्ट के तौर पर उन्होंने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े भेजे हैं। ये सुनते ही इवान काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं बाहर हम इवान के पिता को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी खेत कल रात से भी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। ये देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में इवान को आवाज़ लगाते हैं। इवान अपने पिता की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। ये देखकर फॉल इवान से कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, और इसके बाद फॉल इवान को हवा की स्पीड में उड़ाता हुआ वहाँ से दूर लेकर आ जाता है। पर वहाँ आते ही इवान फॉल से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे वो दोनों घोड़े चाहिए। मैं उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनते ही फॉल कहता है, इसके लिए वापस जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर फॉल एक तेज आवाज़ निकालता है। उस आवाज़ को सुनते ही दूर खड़े वो घोड़े भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब इवान उन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है। बाजार में काफ़ी भीड़ थी। सभी लोग इवान के घोड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घोड़े काफ़ी शानदार थे। इस तरह के घोड़े आज तक किसी ने नहीं देखे थे। फॉल की नज़र उस बाजार में एक बूढ़े व्यापारी पर जाती है। उस व्यापारी को देखते ही फॉल इवान से कहता है कि तुम्हें ये घोड़े उस बूढ़े व्यापारी को बेचने चाहिए, तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे। पर इवान मना कर देता है। वो कहता है उसे ये दोनों घोड़े वहाँ के राजा को बेचने हैं, ताकि अच्छे दाम मिल जाएं। अब जैसे ही वहाँ का राजा अपने महल से बाहर आता है, उसे इवान के दोनों घोड़े काफ़ी पसंद आ जाते हैं। राजा इवान के दोनों घोड़े खरीदने ही वाला होता है कि तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने इन दोनों घोड़ों को कहीं से चुरा कर लाया है। ये सुनते ही राजा इवान से दोनों घोड़े बिना पैसे दिए उससे ले लेता है। इस बात से इवान को काफ़ी बुरा लगता है। वो उदास हो जाता है। फॉल इवान से कहता है, मैंने तुमसे कहा था उस बूढ़े व्यापारी को बेचने, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इवान को उदास देकर फॉल फिर से जोर से सीटी बजाता है, जिसे सुनकर वो दोनों घोड़े राजमहल से बाहर इवान के पास आ जाते हैं। पर इसी अफरा तफरी में राजा, जो अपनी बग्घी में बैठकर महल के अंदर जा रहा था, उसकी बग्घी आटे की बोरियों के बीच जाकर पलट जाती है। इस बात से राजा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्रियों से कहता है कि इस गलती के लिए इस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए। तभी इवान कहता है, पर मैं तो आपसे इन घोड़ों की कीमत मांग रहा था। अब चूंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए राजा इवान से कहता है, बताओ कितने पैसे हुए इन दोनों घोड़ों के। इवान दोनों घोड़ों का दाम राजा को काफ़ी ज़्यादा बता देता है। ये सुनते ही राजा के मंत्री राजा को ये सुझाव देते हैं कि उन्हें इस लड़के को अपने यहाँ काम पर रख लेना चाहिए, ताकि समय समय पर इससे इस गलती का बदला लिया जा सके। राजा को ये सुझाव अच्छा लगता है और वो इवान को राजमहल में जॉब ऑफर करता है, जिसे इवान खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और राजमहल में काम करने लगता है।
इधर अब राजा का सचिव राजा से कहता है क्यों ना हम इवान को फायरबर्ड ढूंढने भेजें। फायरबर्ड को आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है क्योंकि जो भी उसे पकड़ने गया वो मारा गया, और अगर इवान बिना उस बर्ड को पकड़े वापस आ गया तो आप उसे सजा के तौर पर फांसी दे सकते हैं। राजा को सचिव का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इवान को फायरबर्ड ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। इवान भी इस काम के लिए मान जाता है, पर जैसे ही इवान फॉल को ये बात बताता है फॉल शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है फायरबर्ड के बारे में, आज तक उसे जो भी ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। राजा ने हमें इम्पॉसिबल टास्क दिया है। फॉल की ये बात सुनने के बाद भी इवान नहीं रुकता क्योंकि वो राजा के दिए गए इस टास्क को पूरा करके खुद को साबित करना चाहता था। अब फॉल ना चाहते हुए भी इवान के साथ इस सफ़र पर निकल पड़ता है क्योंकि फॉल की मॉम ने उसे इवान की मदद करने के लिए ही भेजा था। फॉल इवान को लेकर एक घने जंगल में पहुंचता है और वहां वो इवान को एक नट्स के पेड़ के पास जाकर कहता है कि इस पेड़ पर उगने वाले नट्स को स्लीपिंग नट्स कहा जाता है। इस नट्स को खाते ही कोई भी बेहोशी की नींद सो जाता है, मतलब कि ये नट्स फायरबर्ड को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। अब फॉल इवान को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ फायरबर्ड रहता है। फायरबर्ड वहाँ जमीन के अंदर रहता था, इसलिए फॉल इवान को उन नट्स को जमीन के ऊपर बिखेर देने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर बाद जब फायरबर्ड उन नट्स की खुशबू को महसूस करता है वो जमीन से बाहर आ जाता है और उन नट्स को खाने लगता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही इवान उस फायरबर्ड को पकड़ने वाला होता है वो बर्ड जाग जाता है क्योंकि वो बेहोश नहीं हुआ था। अब वो फायरबर्ड काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इवान और फॉल के पीछे पड़ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। अब इस दौरान उस पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। तभी फॉल इवान से कहता है कि तुम्हारे पास जो आखिरी नट्स बची है वो फायरबर्ड को दे दो। अब जैसे ही फायरबर्ड उस आखिरी नट को खाता है वो फाइनली बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह होते ही जैसे उस फायरबर्ड की आंख खुलती है वो पाता है कि इवान ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा है। इस बात से वो फायरबर्ड काफी मायूस हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर इवान को उस फायरबर्ड पर काफी दया आ जाती है और वो उस फायरबर्ड को आज़ाद कर देता है। अब आज़ाद होते ही वो फायरबर्ड इवान को शुक्रिया कहता है और फिर पंख फैलाकर वहां से उड़ जाता है, पर जाते जाते वो इवान को एक पंख देता हुआ जाता है। फायर के कारण वो चमक रहा होता है जिसे पाकर इवान काफी खुश हो जाता है। तभी फॉल इवान से कहता है हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए वरना किंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर इवान कहता है नहीं, मैं नहीं भागूंगा क्योंकि ये पंख सबूत है कि मैंने फायरबर्ड को पकड़ा था। अब इवान राजमहल पहुंचता है जहां उसे बंदी बना लिया जाता है क्योंकि वो फायरबर्ड को लेकर नहीं आया था। तभी इवान फायरबर्ड के उस पंख को बाहर निकालता है जो फायरबर्ड ने उसे दिया था, पर उस पंख की चमक खत्म हो चुकी थी जिसके कारण कोई भी इवान की बातों पर विश्वास नहीं करता और राजा इवान को मौत की सजा सुनाता है। पर तभी वो फायरबर्ड वहां आ जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इन्हें इवान की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी राजा इवान की सजा माफ कर देता है और उसे ऊंचे पद पर प्रमोट कर देता है। पर राजा इवान के इस जीत से खुश नहीं होता। वो अपने मंत्री से कहता है कोई दूसरा रास्ता निकालो इसे सबक सिखाने का। तभी राजा का सचिव राजा से कहता है मेरे पास आइडिया है, क्यों ना आप इवान को बादलों के बीच ऊंचे पहाड़ पर भेजे वहाँ की प्रिंसेस को लाने। वहाँ आज तक कोई नहीं जा सका है और जो गया वो अभी तक वापस नहीं आया। राजा को मंत्री का ये आइडिया भी काफी अच्छा लगता है और दूसरे ही दिन राजा इवान को इस मिशन पर जाने का आदेश देता है। इवान राजा के इस आदेश को भी मान लेता है और इवान को उस महल तक जाने से मना करता है। वो कहता है वो एक खतरनाक जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आया, पर इवान फॉल की बात नहीं मानता और वो उसे वहां तक ले जाने को कहता है। अब ये दोनों महल तक पहुंच जाते हैं पर ये देखते हैं कि महल के अंदर जाने वाले रास्ते पर बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी है जिसे दूर पाना इसके लिए नामुमकिन था। पर तभी वहां पर फायरबर्ड का एक पंख उड़ता हुआ आता है और उस बर्फ की दीवार से जा टकराता है, जिसके बाद वो दीवार टूट कर बिखर जाता है। अब उस बर्फ की दीवार के टूटने से वहां पर बहुत सारा पानी बाहर निकलता है जिसमें बहकर फॉल पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और फिर एक बर्फ के गोले में बदलकर वो लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है। इधर इवान उस महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाते ही इवान देखता है कि वहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां सो रही हैं, पर यहाँ इवान को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इसमें से राजकुमारी कौन है। तभी फायरबर्ड का वो पंख एक खूबसूरत लड़की से जा टकराता है जिससे उस लड़की की आंखें खुल जाती है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो राजकुमारी काफी खूबसूरत होती है जिसे इवान देखते ही रह जाता है। फिर वो राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। इस पर वो राजकुमारी कहती है मुझे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया, मैंने सोचा था जो राजा मुझे ढूंढेगा मैं उसी से शादी करूंगी, पर तुम्हारा राजा कैसा है जिसने अपने हॉर्स कीपर को मुझे ढूंढने भेजा है। ये कहकर वो राजकुमारी उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। ये देखकर इवान भी उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है क्योंकि उसे तो किसी भी तरह राजा के आदेश को पूरा करना था। अब इससे पहले कि दोनों नीचे गिर जाते फॉल उन दोनों को बचा लेता है और सही सलामत नीचे आ जाता है।
अब रात में ये लोग एक जगह आग जलाकर रुकते हैं। राजकुमारी सदमे के कारण अभी तक बेहोश थी। इवान प्रिंसेस को इस तरह से देख रहा होता है जैसे वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। पॉल ये सब देख रहा था और इवान से कहता है ये अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राजा तुम्हें मार डालेगा। चलो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चलता हूँ, वहाँ इससे भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। पर इवान मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं राजकुमारी के साथ ही रहूंगा और राजमहल भी जाऊंगा। इवान की ये बातें प्रिंसेस सुन लेती है और अब वो भी इवान को पसंद करने लगती है। अब इवान प्रिंसेस को लेकर महल पहुंच जाता है, जहां पर सभी इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा भी दूर से इवान और प्रिंसेस को आते हुए देख रहा होता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि इवान को इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इस बात से राजा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी राजा का सचिव राजा से कहता है, महाराज इसमें आपका ही फायदा है, इस बहाने आपको इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई जिसे पाना इतना भी आसान नहीं था। अब इवान को राजमहल में उसके पद से ऊंचा पद दिया जाता है, पर इवान इससे खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो प्रिंसेस की फिक्र होती है। इसलिए रात होते ही वो प्रिंसेस से मिलने के लिए चुपके से महल में चला जाता है। पर इससे पहले कि वो प्रिंसेस से अपने दिल की बात कहता, वहाँ राजा के लोग आ जाते हैं और प्रिंसेस को लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर यहाँ पर प्रिंसेस राजा के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है मैं आपसे शादी एक शर्त पर नहीं कर सकती हूँ, अगर आप मुझे मेरी दादी की रिंग लेकर दे तो। वो रिंग समुद्र में मुझसे गिर गई थी, इसलिए जब तक मुझे मेरी दादी की रिंग नहीं मिलती मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही राजा के पसीने छूटने लगते हैं। पर तभी वहाँ इवान आ जाता है। इवान को देखते ही राजा कहता है तुम सही वक्त पर आ गए हो, और फिर राजा उसे ये काम भी दे देता है जिसे करने के लिए इवान मान जाता है। पर इस बार पॉल को नहीं पता होता है कि आखिर वो रिंग उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए वो ये बात अपनी माँ से पूछता है। पॉल की माँ उससे बताती है कि वो रिंग समुद्र में एक व्हेल के पेट में है। अब पॉल इवान को लेकर निकल जाता है और जैसे ही ये समुद्र के बीच में पहुंचते हैं तभी पॉल कुछ पक्षियों से टकरा जाता है। उन पक्षियों से टकराते ही इवान समुद्र में गिर जाता है। इसी दौरान इवान की नजर पानी के नीचे बड़े बड़े और मोटे जंजीरों पर जाती है। इवान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये जंजीरें यहाँ क्यों हैं। फिर तभी इवान की नजर जाती है व्हेल की टेल पर। अब इवान जल्दी से बाहर आता है और पॉल से कहता है मुझे वो व्हेल दिख गई। ये लोग जैसे ही उस व्हेल को नजदीक से देखते हैं ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो व्हेल एक विशाल आइलैंड से कम नहीं लग रहा था और वहीं उस व्हेल को बहुत ही मोटे मोटे जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। इवान पॉल से इसका कारण पूछता है। तभी पॉल उस व्हेल की आवाज सुनकर ट्रांसलेट करता है और इवान को बताता है कि इस व्हेल ने 100 शिप्स को निगल लिया है, इसलिए इसे ये सजा मिली है और अब इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद को और उन शिप्स को कैसे आजाद करे। ये कहते कहते उस व्हेल के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे भी पता नहीं है कि इससे कैसे आजाद किया जाए, पर तभी इवान को एक आइडिया आता है। वो कहता है अगर हम इस व्हेल की छींक करवा दें तो ये इन शिप्स को आजाद कर देगा, साथ ही खुद भी आजाद हो जाएगा। अब इवान पॉल के साथ अपने इसी आइडिया पर काम करता है। वो पॉल के साथ उस व्हेल के नाक के अंदर चला जाता है और उससे गुदगुदी करता है। तभी उस व्हेल को छींक आती है जिसके द्वारा उस व्हेल के अंदर जितनी भी शिप्स थे वो बाहर आ जाते हैं और वो व्हेल भी आजाद हो जाता है। इसके बाद वो व्हेल समुद्र के अंदर चली जाती है। तभी अचानक इवान को याद आता है कि उसने उस व्हेल से प्रिंसेस की रिंग के बारे में तो पूछा ही नहीं, पर अब तो काफी देर हो चुकी थी। वो व्हेल वहाँ से जा चुका था। पर तभी वहाँ पर एक केकड़ा वो रिंग लेकर आता है। वो केकड़ा कहता है ये रिंग उस व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब इवान उस रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाता है और उसे वो रिंग देता है। उस रिंग को देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि इवान उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे पसंद करने लगती है। वहीं पॉल जो खिड़की के बाहर ही खड़ा था वो इवान से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए वरना हमें कोई देख लेगा। और तभी सच में राजा का सचिव पॉल को बोलते हुए देख लेता है और कहता है ये तो एक शैतान है। राजा का सचिव राजा को जाकर ये बात बताता है। राजा भी ये सब अपने आंखों से देख लेता है और फिर वो अपने बंदूक से पॉल को शूट कर देता है। इसके बाद पॉल वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं इवान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब रात में राजकुमारी पॉल से मिलने जाती है। वो देखती है पॉल जिंदा है पर वो जख्मी है। राजकुमारी पॉल को बताती है कि मेरी एक गलती के कारण इवान और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो कहती है मैंने राजा से शादी करने से बचने के लिए उन्हें एक आइडिया दिया जवान होने का। मैंने उन्हें 3 बाउल में नहाने को कहा। पहले बाउल में उबलता पानी होगा, दूसरे में बर्फ और तीसरे में उबलता दूध होगा। पर यहाँ राजा ने गेम पलट दिया। अब वो पहले इवान को उन बाउल्स में डालने वाले हैं ये देखने के लिए कि ये तरीका सही है या नहीं। पॉल कहता है ये तुमने क्या किया, वो मर जाएगा। राजकुमारी कहती है पर इवान को इन सब से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम पहले बाउल में मेरी दादी की रिंग, दूसरे बाउल में फायर वर्ड का पंख और तीसरे बाउल में लाइफ और डेथ का फूल डाल दें तो इवान बच जाएगा।
फॉल पूछता है मुझे लाइफ और डेथ का फूल कहाँ मिलेगा। राजकुमारी कहती है वो फूल तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगा। ये सुनते ही फॉल कहता है इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। इस पर राजकुमारी कहती है मुझे पता है कि तुम हवा से भी तेज दौड़ सकते हो, इसलिए ये काम तुम आसानी से कर लोगे। अब फॉल जख्मी होने के बावजूद भी उस फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर अगली सुबह होते ही राजा तीनों बाउल्स तैयार करवाता है और लोगों से झूठ कहता है कि मैं काफी दयालु हूँ, इसलिए इवान को ये मौका दे रहा हूँ। अगर ये इन तीनों बाउल्स में जिंदा बाहर निकल गया तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी। ये कहते ही वो इवान को खौलते हुए पानी के बाउल में धक्का दे देता है। तभी राजकुमारी जल्दी से अपनी रिंग निकालकर उस बाउल में डाल देती है। इसके तुरंत बाद ही इवान उस बाउल से बाहर आ जाता है। अब इवान बर्फ के बाउल में गिरता है। तभी फायरबर्ड का वो पंख उस बाउल में चला जाता है, जिसके कारण इवान उस बाउल से भी बाहर आ जाता है। अब इवान खोलते हुए दूध के बाउल में गिर जाता है, पर राजकुमारी देखती है कि फॉल अब भी वो फूल लेकर नहीं आया था। वहीं हम फॉल को देखते हैं जो उस फूल तक पहुंच चुका था, पर तोड़ने से पहले वो फूल फॉल से कहता है मुझे तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, दोबारा सोच लो। इस पर फॉल कहता है मेरे पास दोबारा सोचने का वक्त नहीं है। ये कहकर फॉल उस फूल को तोड़ लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इवान को उस खौलते दूध में गिरे काफी वक्त हो चुका था, इसलिए वहाँ खड़े लोग वापस जाने लगते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि इवान अब मर चुका है। पर तभी फॉल वहाँ आ जाता है और उस फूल को खौलते हुए दूध के बाउल में डाल देता है, जिसके तुरंत बाद ही इवान सही सलामत एक प्रिंस बनकर उस बाउल से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को सही समझकर राजा खोलते हुए पानी के बाउल में कूद जाता है और कुछ ही देर बाद जब वो उस बाउल से बाहर निकलता है तो वो एक बबल में कैद होता है और फिर वो बबल राजा को लेकर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। अब इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और इवान को अपने राज्य का नया राजा चुनते हैं। इवान फॉल को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है। फॉल इवान से कहता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उस फूल ने मुझसे कहा था। ये सुनते ही इवान काफी उदास हो जाता है। तभी राजकुमारी फॉल से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फूल बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं। अब मूवी के आखिरी में इवान और उस राजकुमारी की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।